अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम बड़ी एक कॉमन सी डिबेट कर रहे हैं और बड़े फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जो गाड़ियां हम सोर्स करते हैं हम कैसे सोर्स करते हैं और हम आपको कैसे सोर्स करके देते हैं। और इसलिए सादी भाई जो है हमारे साथ हैं, आज बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो चलें इस बारे में हम ज़रा बात करते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल होगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन करने हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको भी कवर कर सकें। जी सादी भाई कैसे हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि किसी को ये नहीं बताना कि हम कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। वो सारे उधर जाके बैठ जाएंगे कि लाओ जी हमें भी लेकिन जो मेन है ना कि सोर्सिंग कैसे होती है, स्पेशली जो एक्सीडेंट गाड़ियाँ हैं। देखिए एक गाड़ी होती है कि आप शोरूम गए, आपने नई गाड़ी खरीदी, उसके बाद 6-8 महीने आपने चलाई, 6-8 महीने के बाद आपने या तो यूई के अंदर तो ये भी है ना कि आप वापस दे देते हैं गाड़ी, कंपनी आपसे गाड़ी वापस ले लेती है कुछ पैसे आपके कटिंग करके 30-40% तोड़ के। दूसरी ये होती है कि हम डुबीजल और डिफरेंट जगह पे वेबसाइट पे ऐड लगा देते हैं। और एक तो यूज कार का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा यूज कार क्योंकि है नहीं, हम सैलवेज पे काम करते हैं। देखिए सैलवेज पूरी दुनिया में या मैक्सिमम ऐसी कंट्रियों से जहाँ से आती है ना, वहाँ पे इंश्योरेंस से आती है गाड़ी, इंश्योरेंस से इंश्योरेंस आती है। तो आप अगर आपको मेन बताऊं तो बेसिकली सारी सोर्सिंग इंश्योरेंस से होती है। मैं अगर गाड़ी कोपार्ट यूएसए से खरीदूं, मैं गाड़ी कोपार्ट यूई से खरीदूं, वो गाड़ी आएगी इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस से इंश्योरेंस से आएगी। अच्छा पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। अगर यूई की बात करें तो यूई में क्या है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना, नई पुरानी कुछ भी, तो आपके पास गाड़ी को इंश्योर्ड करने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। okay. लाइक गाड़ी की इंश्योरेंस जो है 2 तरह की होती है। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जिसको हम फुल भी बोलते हैं, जिसको हम फुल बोलते हैं, और एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक। अब इन एनी केस जब भी आपका अल्लाह न करे किसी का, लेकिन हादसे तो होते हैं ना, एक्सीडेंट होता है, तो जो पुलिस ऑफिसर आता है वो देखता है गलती किसकी है। जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है उसको तो डेफिनेटली इन एनी केस क्लेम बन जाता है, लेकिन डेफिनेटली वो उसको रिटन स्टेटमेंट ग्रीन या रेड स्टेटमेंट मिलती है कि गलती किसकी थी, उसकी थी या इसकी थी। इन केस गाड़ी का एक्सीडेंट अगर 35-25 से ऊपर का है, और ये गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि वो 35% एक्सीडेंट हो जाती हैं, लेकिन वो चलाने के काबिल होती हैं, ठीक है, तो एयर बैग नहीं निकलते, बहुत सारी चेसेस नहीं लगता, तो वो गाड़ियाँ बेसिकली कैंसिल डिपेंड ऑन एक्सीडेंट, लोग उनको रिपेयर करवा लेते हैं। लेकिन बेसिकली इसका जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी का अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो गया और आप कहते हो यार ये तो मेरे फैमिली के चलाने वाली गाड़ी नहीं रही, या तो मैं इसको पूरी को रेडी करूँ तो फिर मैं इसको चलाऊं, या फिर आप इंश्योरेंस को कहते हो भाई मुझे इसका क्लेम चाहिए, मैंने ये गाड़ी नहीं चलानी, क्लेम बैक चाहिए जो कि उसने पे किया हुआ है, जो उसने पे किया। अच्छा सही। अब इंश्योरेंस क्या करती है कि जब आपने गाड़ी नई या यूज लेके इंश्योरेंस करवाई होती है ना, तो उसकी एक वैल्यू डिसाइड करती है कि ये गाड़ी कितनी वैल्यू की है उस टाइम पे। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। उसकी वैल्यूएशन होती है, लाइक अगर आपने गाड़ी 1 लाख की ली है तो पॉसिबल है कि वो गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस 1.5 लाख तक ले जाए और आप 1.5 लाख की जो है इंश्योरेंस करवा लें। ओके, कल को अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर आपको क्लेम उस इनवॉइस पे नहीं मिलेगा जो आपने परचेज की, आपको क्लेम मिलेगा जो वैल्यू के ऊपर। वैल्यू है, अच्छा वैल्यूएशन जिसको एग्जैक्टली। तो उससे क्या होता है कि जो यूजर होता है ना वो तो हाथ धो के तो निकल जाता है, ठीक है, वो पहले गाड़ी से उसकी जान बचती है, फिर उस गाड़ी से उसको दे के अपनी जान बचाता है, पेमेंट क्लेम करता है और नई गाड़ी ले लेता है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस है ना, ये उस गाड़ी को ऑफिशियली ये करती है कि किसी बड़ी ऑक्शन में भेज देती है। अच्छा जो इंश्योरेंस कंपनीज आपका कहना है ये डायरेक्टली नहीं सेल आउट करते, ये डायरेक्टली इंश्योरेंस जो है वो कोपार्ट या ऑक्शन हाउसेस में डायरेक्टली सेल करते हैं। एग्जैक्टली, ओके। क्योंकि रूल ये है, जहाँ तक मुझे पता है पूरी दुनिया में ये होता है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर में या बड़ी कंपनियों में किसी चीज़ को बेचा जाता है ना, तो ऑक्शन की जाती है, या इन हाउस ऑक्शन की जाती है, या किसी बड़े ऑक्शन हाउस में उस चीज़ को भेज दिया जाता है कि वहाँ पे इसका जो रेट आएगा वही फेयर होगा। वरना देखो ऑक्शन हाउस में भी हर तरह के लोग बैठे हुए हैं ना, सेटिंग बना के बैठे हुए हैं, तो वो लोग कम एक्सीडेंट वाली गाड़ी जो है वो निकाल लेंगे किसी से रेफरेंस से या कुछ करके, और जो ज़्यादा एक्सीडेंट वाली गाड़ी है उसको बाहर भेज देंगे। तो कंपनी मोस्टली ऐसे नहीं करती। 1-2 सिनेरियो और होते हैं, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ऑडियंस को उसके वहाँ तक लेके जाना चाहिए। लेकिन
जो जर्नली होता है वो यही होता है कि इंश्योरेंस हाउस जो है ना वो गाड़ी को उठाती है और ऑक्शन हाउस में भेज देती है। सही। उसके बाद क्या आता है रोल, उसके बाद रोल मेरा, आपका और हमारे जैसे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, हर लेवल के बंदे ऑक्शन से गाड़ी बिड करते हैं। और जिसको जो समझ आती है वो उठाती हैं। फिर ऑक्शन हाउस जो है वो अपने चार्जेस 6-7% लेता है, 5% वैट आता है, 2-3% और चार्जेस, तो 14-15% और ऐड अप हो जाता है। अच्छा, ऑन द बेस ऑफ जितना भी आप लेट्स सपोज अगर हमारी एक बिड विन होगी है उसके ऊपर तकरीबन आप एलोबरेट कर दो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कि लेट्स सपोज अगर 20,000 में मैंने एक बिड विन कर ली हुई है तो उसके ऊपर कितने टैक्सेस जो है ऑक्शन हाउसेज या कितने टैक्सेस जो है एक्स्ट्रा उनको पे करने होते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल होता है कि हमें इस प्राइस के बाद और कितना पे करना है। ये बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। देखो ये वेरी करता है गाड़ी की वैल्यू के ऊपर, वेरी करता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड या जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो सेलर है एक्चुअली इंश्योरेंस को, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। सही। तो अगर इंडिविजुअल होगा तो उस पर वैट नहीं चार्ज होता। अच्छा, इंडिविजुअल के ऊपर वैट चार्ज नहीं होगा। वैट चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है और आपने उठा के को पार्ट को दे दी, ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर इंश्योरेंस हमसे ऑक्शन वैट चार्ज नहीं करती। सही सही सही। ठीक है। मैं भी थोड़ी सी इसमें कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा हेर फेर हो, लेकिन ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लाइक जैसे मैंने एक गाड़ी भेजी को ऑक्शन में, वो गाड़ी ज़्यादा डैमेज थी और मुझे स्क्रैप में बेचनी थी, तो वो हमारे लड़के के नाम पे थी। तो मैंने जब उनको गाड़ी भेजी तो उन्होंने कहा जी इस पे वैट क्लेम नहीं होगा। सही सही सही। बहरहाल होता क्या है कि इसके ऊपर 11% से लेके तो 14% के बीच में जो वैल्यू होती है ना गाड़ी, फाइनल बिड जो हमारी लगी होती है, उसके ऊपर चार्जेस आते हैं, जिसमें स्टेट अवे 5-6% तो को पार्ट अपने चार्जेस लेता है, ठीक, और 5% वैट है, तो 11-12% तो यही ये होगा। बने। फिर डॉक्यूमेंटेशन और सर्विस चार्जेस, फिर रिकवरी का 200-250-300 वो ऐड कर लेता है। वो भी डिपेंड करता है किस वेयर हाउस में गाड़ी है। सही सही। तो 13-14% जो है ना ये ऐड अप हो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि जब, अगर मैं बैक टू टॉपिक आऊँ जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग इंश्योरेंस से फिर उठा लेते हैं, तो ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। लाइक सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट या सबसे ज़्यादा गाड़ी जो इंपोर्ट होती है वो कहाँ से होती है? यूएसए से। तो यूएसए में उस दिन मैंने ऑक्शन खोली हुई थी, डेली 2000, 3000, 4000 गाड़ी ऑक्शन हो रही है, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हो रही है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, इतनी ऑक्शंस चल रही होती हैं, बल्कि इससे ज़्यादा चल रही होती है। तो पॉइंट क्या है बताने का कि वो सारी की सारी गाड़ियां वो हैं जिनका क्लेम क्लाइंट ले चुका होता है या ले रहा होता है या ले लिया होता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट गाड़ी जो है वो इंश्योरेंस के पास वापस जाती है। इंश्योरेंस की मर्जी है वो ऐसे ही बेच दे, लॉ के मुताबिक या ओवरऑल सिनेरियो के मुताबिक वो गाड़ी जो है वो ऑक्शन हाउस में जाती है।